तो आपका जब एफकेट में हो ही गया था, फिर आपने बीएसएफ को ही क्यों चूज किया? बीएसएफ में भी तो एविएशन ब्रांच होती है। आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है। मेरी जर्नी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई। 8th अटेम्प्ट आया, फिर 9th अटेम्प्ट में फाइनली जाके मैं 4 AFSB बोर्ड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी से रिकमेंड हुआ। उस दिन मुझे 2 फ़ोन आए लगातार। मैंने कहा यार ये लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हर कोई कहता है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो यू मस्ट नो द सिलेबस। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। बिगिनर है उनको सिलेबस के साथ साथ एक बार PYQs भी अच्छे से देख लेना चाहिए। स्टैटिक आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद करंट अफेयर्स इज लाइक उसी का पार्ट हो गया एक तरीके से। कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, किन रिसोर्सेज को रेफर करना है। रिपोर्ट राइटिंग मैंने बस उसका इंट्रोडक्शन लिखा था और सर कहते हैं वहाँ पे जो सेट है बस बेटा हो गया पेपर तो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ NBT पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज और ढेर सारा मोटिवेशन। और एज यूजुअल मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। वैसे तो हर एपिसोड अपने आप में ही बहुत खास होता है, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा ज़्यादा खास है, क्योंकि हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको रिस्पेक्ट और पावर तो देती ही है, साथ ही आपके लाइफ में बहुत सारा डिसिप्लिन भर देती है और बहुत सारा एडवेंचर भी आपके लिए लेकर आती है। लेकिन सवाल यही है कि इस करियर तक पहुंचना कैसे है, क्या कुछ आपको करना होगा, तैयारी कैसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होती है और साथ ही इसके लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होने वाली है। सो आज इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ खुद असिस्टेंट कमांडेंट हैं आदर्श पाठक जी। तो आदर्श, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो एक बार मैं आपको इससे पहले कि हम करियर की बात करें, मैं सबसे पहले तो आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी बात पहले हुई थी तो आपने बताया था कि आपका ये पहला प्रयास नहीं था, आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है तैयारी में। तो उसके बारे में एक बार बताइए। मैम मैंने फोर्सेस का सपना तो तब देखा था जब मैं 7th क्लास में था। तो हमारे स्कूल में जो चेयरमैन सर थे वो रिटायर्ड ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स से। तो हम लोग हिंडन एयर बेस में जाते थे रिहर्सल देखने परेड की एयरफोर्स डे पर। तो वहाँ से मैंने जब पहली बार एयर शो देखा तो मैंने सोचा था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँगा। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हर 12th का बच्चा जैसे ही पास करता है तो वो एनडीए की प्रिपरेशन से स्टार्ट करता है, फोर्सेस में अगर आपको जाना है। तो फोर्सेस के लिए मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम दिया एनडीए का, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, पर दोनों बार ही मेरा रिटन एग्ज़ाम ही नहीं निकला। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मतलब जाना तो इसी में ही है, क्योंकि तब तक मैंने स्विच नहीं किया था करियर अपना। तो मैं सोचता था कि मैं इसी के लिए प्रिपेयर करूँगा ज़्यादा। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन था CDS और एफकैट देने का। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन और 2022 से मैंने स्टार्ट किया अपना अटेम्प्ट देना। तो मेरा पहला अटेम्प्ट था एफकैट के लिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो एफकैट में इट्स अ शॉर्ट सर्विस एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच। तो मेरे अटेम्प्ट्स, लेकिन मैंने 12th के टाइम भी 2 SSBs दे चुका था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। SSB एक इंटरव्यू प्रोसेस है, इट्स अ 5-day प्रोसेस जहाँ पे आपको आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और पर्सनल राउंड, एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड और एक ग्राउंड टेस्ट होता है। इन चारों टेस्ट को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप फाइनली आके रिकमेंड होते हैं। तो मेरी जर्नी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 12th के टाइम से। पहली SSB मैंने 12th के टाइम दी थी टेक्निकल एंट्री स्कीम से। फिर वो मतलब 2 अटेम्प्ट वहाँ पे हुए। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से हो जाऊँगा फटाफट होते के साथ ही, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने अटेम्प्ट देने स्टार्ट किए और फिर वो बढ़ते गए। 8th अटेम्प्ट आया, फिर 9th अटेम्प्ट में फाइनली जाके मैं 4 AFSB बोर्ड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी से रिकमेंड हुआ। तो फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स अकेडमी, जिसकी मेरी ज्वाइनिंग अभी दिसंबर में थी, 28 दिसंबर से। पर आई स्विच टू BSF एज माई करियर ऑप्शन, जिसके लिए मैंने UPSC का CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम दिया था 2023 में। तो एग्ज़ाम इसका प्रोसेस यही है मैम कि सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दिया और फिर आपका एक फिजिकल मेडिकल राउंड होता है, फिर इंटरव्यू होता है, एंड दैट्स हाउ आई गेट इनटू द सर्विस फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट। लेकिन आपने बताया कि पहले भी आपका ड्रीम था NDA में जाने का, तो आपका जब एफकेट में हो ही गया था तो एफकेट आपने उसको क्विट क्यों किया और फिर आपने BSF को ही क्यों चूज़ किया? मैम क्योंकि एफकैट में क्या हुआ था कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप रिकमेंड हो, बट अगेन इट वाज अ शॉर्ट सर्विस एंट्री। आपको सिर्फ 10 इयर्स की सर्विस मिलेगी, बट आई वांट टू स्टे बिट लॉन्गर। तो मैंने सोचा कि BSF में भी तो एविएशन ब्रांच होती है,
तो और मेरा यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ पे मेरा होगा क्योंकि मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। पर जिस दिन रिजल्ट आया तो एक्चुअली रिजर्व लिस्ट का ऐसा होता है कि पहले आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फिर आपका एक रिजर्व लिस्ट निकालते हैं। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कुछ नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे। तो उस दिन मुझे 2 फ़ोन आए लगातार और वो मेरे दोस्त के थे और मैंने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। फिर वो लिखता है कि कांग्रेचुलेशंस असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने कहा यार ये लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा मतलब मेरा तो नहीं हुआ है, फिर क्यों अब। तो मैंने सोचा कि शायद उसे पता नहीं होगा, इसको बताना पड़ेगा। तो मैंने वो फिर मैं थोड़ी देर बाद जब डिनर कर रहा था तो मुझे याद है मेरा फ़ोन बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार, और पूरा व्हाट्सएप सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से भर गया था। मैंने कहा क्या हुआ है। तो मैंने स्क्रॉल किया, मैंने सोचा किसका सिलेक्शन हुआ है भाई। तो दे सेड कि मैंने अपना उसमें एक स्क्रीनशॉट पड़ा था, उसमें अपना नाम देखा हाईलाइटेड। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ है, मतलब मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर उसके बाद फाइनली मेरे को रियलाइज़ हुआ, 3-4 बार रोल नंबर चेक किया अपना, तो लगा कि हाँ मेरा ही रोल नंबर है। तो फाइनली इस तरीके से मतलब यहाँ पे फिर मैंने सोच लिया, क्योंकि मैम अब मेरा जो ड्रीम बन गया था, क्योंकि फोर्सेस का जाने का सपना बहुत मतलब मेरे लिए तो कुछ अलग ही था। क्योंकि पहले मैं सोचता, क्योंकि बीच में मैंने स्विच किया था अपना करियर ऑप्शन, क्योंकि मेरा एसएसबी में कभी रिकमेंडेशन हो नहीं रहा था। मेरे 8 अटेम्प्ट हो चुके थे और एज अ बैकअप ऑप्शन मुझे कुछ तो देखना था। तो मैंने देखा सिविल सर्विस एक सेफ साइड। मुझे लगा कि हाँ इस साल भर की प्रिपरेशन में मैं निकाल भी सकता हूँ। इवन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, आई अपीयर्ड फॉर मेंस। तो यही था, पर मेन चीज़ ये था कि यहाँ पे सिविल सर्विस में आने का मन बन चुका था, बट शायद डेस्टिनी यहीं पे थी, तो फाइनली यहीं पर जाके हुआ। तो आपने कहा कि आपने साल भर की तैयारी की, प्री दिया, मेंस दिया। तो एक बार ज़रा हमारे ऑडियंस के लिए बता दीजिए, अगर कोई बिगिनर है और उसका भी ये है कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, Okay. तो क्या एक तैयारी का पैटर्न हो सकता है? क्योंकि हर कोई कहता है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो यू मस्ट नो द सिलेबस। तो वो उसके बारे में एक बार बताइए। मैम इस ये एग्ज़ाम मुझे बहुत फैमिलियर लगा, क्योंकि इट्स अ ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसके लिए इतनी दिक्कत कभी आई नहीं मुझे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, बट क्योंकि क्या था कि मैं पहले सीडीएस का एग्ज़ाम देता था। तो सीडीएस का और सीईपीएफ का एग्ज़ाम मोर और लेस सिमिलर ही है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने इसका पीवाईक्यू देखा था, क्योंकि सिलेबस मुझे पता था कि पीवाईक्यू देख के समझ में आ गया था कि सिलेबस है क्या इसका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शन, और थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आते हैं। तो इट्स लाइक 15-20 क्वेश्चन जस्ट। तो इतना तो क्लियर हो गया था इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से ये जानना चाहिए कि पहले आप एक बार उसके जो नोटिफिकेशन होता है उसके सिलेबस में जाओ, देखो कि वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड साइंस। ये बेसिक साइंस होती है 9th-10th क्लास की। और अभी इस नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप पीवाईक्यू देख लो, ताकि आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने का मिल जाए। क्योंकि एनडीए में फेल होने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी कैसे है। मैंने एनडीए के टाइम पे जो गलतियां की वो यहाँ पे रिपीट नहीं की। तो फिर रिटर्न एग्ज़ाम तो लाइक कि हाँ आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यही करो कि पैटर्न देखो और सिलेबस देखो और पीवाईक्यूज उसको एनालिसिस कर लो बढ़िया। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगा। इट्स क्वाइट वाइड, थोड़ी मैंने वाइड करनी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है इस एग्ज़ाम में। तो मैंने पहले तो बेसिक जो जितना भी था मैंने बेसिक्स क्लियर किए सबसे पहले, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। फिर लाइक हिस्ट्री के लिए खासकर, हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने हिस्ट्री के लिए क्या किया कि एक मैंने पैटर्न देखा। तो पूनम दलाल दहिया मैम की एक बुक थी हिस्ट्री की, और प्लस एक उपिंदर सिंह, वो ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, पर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने देखा कि उसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि यूपीएससी जो अपना हिस्ट्री का पेपर बनाता है वो उपिंदर सिंह की बुक से बनाता है। ओके। तो मैंने उसमें से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद साइंस तो बेसिक 9th-10th की जो एनसीईआरटी की साइंस है वो उससे हो जाता है। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र की थी, और प्लस एक यूट्यूब चैनल है होप तुशांत यादव, ओके। उन सर से मैंने रेफ़र किया था। प्लस मेरा वैसे पूरा बेसिक मटेरियल जो था वो विजन आईएएस से था। विजन आईएएस का जो बेसिक मटेरियल था मैं उसको रेफ़र करता था। उसके अलावा
ज्योग्राफी के लिए भी अगेन विजन आईएएस का मटेरियल प्लस क्लास 11th की एनसीईआरटी, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस एकेडमी की बुक, उनकी रेफरल बुक है, वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए तो मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स तो इट्स हाँ आसान ही था। और करंट अफेयर्स के लिए बस अगेन विजन आईएएस की मैगजीन। ओके, सो अभी आपने अपनी बुक लिस्ट शेयर की, तो ये प्री का था? ये मैम जब इसका एक ही पेपर होता है, मतलब आप कह सकते हो कि इसका मेंस भी एक ही उसी दिन साथ में हो जाता है। ओके, प्री के साथ ही मेन होता है हाँ, इसका। आपका पहला शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, दूसरी शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपका एक 4 ऐसे लिखने होते हैं आपको, 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 रिपोर्ट राइटिंग, और फिर पूरा ग्रामर वाला पोर्शन लाइक अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, और सेंटेंस मेकिंग विद अ वर्ड। तो दैट्स ऑल। तो हम डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके है और एक करंट अफेयर्स है। दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इतना सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और आप बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। बट आपके कुछ हैं ऐसी टॉप किताबें, क्योंकि आपने करंट के लिए विजन आईएएस तो रेफ़र कर दिया, लेकिन स्टैटिक जीके के लिए? मैम स्टैटिक के लिए जो मेरी जितनी भी मैंने बुकलेट शेयर की है वो मेरा स्टैटिक पार्ट था। मुझे लगता है कि स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना अगर कोई इधर उधर की बुक लिस्ट में अगर अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आपको ना बहुत स्पेसिफिक, मुझे ना एज सच कुछ पर्सनल जैसे बुक्स बताते हैं एनसीईआरटी, इस हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काम कर जाती है, पर जैसे बाकी रिसोर्सेज के इकोनॉमिक्स वगैरह मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतना मेरे लिए हेल्पफुल था, शायद बाकियों के लिए हेल्पफुल हो। पर मेरे लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक और प्लस होप तुषांत यादव जो चैनल था, उन सर से जितना भी इन्फो मिला वो बेसिक था। और पर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आप साइंस को, और जो मतलब ये जो आसान सा पोर्शन है साइंस मैथ्स, इसको तो बहुत ही पक्का कर लो क्योंकि इट्स लाइक 40 क्वेश्चंस, तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकता है। प्लस ये था कि हाँ, मैं ऐसा करता था कि मैं अब जो भी प्रिपरेशन करता था, लाइक अगर मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, तो मैं क्या करता था कि अगर ज्योग्राफी में मतलब पूरी ज्योग्राफी अगर कंप्लीट कर ली, तो नाउ आई विल सी कि एनडीए में, सीडीएस में, इवन एफकेट, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, सीएपीएफ या फिर सिविल सर्विस, इन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, वो मैं क्लियर कर लूँ। प्लस जो टेस्ट सीरीज़ में मैंने सॉल्व किया इधर उधर से, जितने भी विजन आईएएस की या फोरम आईएएस की, सबकी टेस्ट सीरीज़ देख ली कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप जब किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ते हो तो वो ऐसा रहता है कि आप एक ही प्रायोरिटी से पढ़ते हो कि उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, वो सोचते हैं कि अगर हमने पहला चैप्टर पढ़ा, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पर वहीं अगर आप उसके ऊपर एमसीक्यूज लगाओगे तो शायद आपको पता लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने आओगे तो आप सिर्फ उन्हीं कोर एरियाज पे फोकस करोगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मेरे साथ यही हुआ कि जो अलग अलग क्वेश्चंस मतलब मैंने रेफर किए अलग अलग रिसोर्सेज से, उसका फ़ायदा ये हुआ मैम कि कुछ टाइम पहले मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, इट्स लाइक कि बिजिएस्ट ट्रेड रूट कौन सा है। वहाँ पे मैं गलत करके आ गया, मुझे लगा पैसिफिक था, बट जब वो आंसर की मैं देखा तो इट्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक। जब वो मेरे क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आया तो मैंने कहा इट्स लाइक यार ये तो फंस गया। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इवन सीडीएस के जो जस्ट उससे पहले जो सीडीएस हुआ था उसमें जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वही सारे क्वेश्चन सीएपीएफ में आए थे, तो शायद ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको बेटर स्कोर करने पे। मैंने दोनों बार एग्ज़ाम दिया है 2024 में, क्योंकि तब तक रिजर्व लिस्ट नहीं आई थी, एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो करना ही है। तो मैंने 4 अगस्त को मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, तो पर क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो निकल गया लेकिन उससे पहले रिजल्ट आ गया, तो मैंने कहा अब आगे प्रोसेस का ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी की सीट ही जाएगी उससे। तो फिर मैंने यहीं पे कहा कि हाँ ठीक है, इतना हो गया, बढ़िया है। यानी कि आपसे जब मैं अभी बात कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि यार ये पीवाईक्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिगिनर है उनको सिलेबस के साथ साथ एक बार पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से देख लेना चाहिए तैयारी करते वक्त, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपने जब बोला कि स्टैटिक है और करंट अफेयर्स है, तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे स्टूडेंट्स बनाएं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टैटिक आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद करंट अफेयर्स इज़ लाइक उसी का पार्ट हो गया एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ा, तो आर्ट एंड कल्चर में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है।
तो अगर अभी रिसेंटली अगर गरबा उसमें इंक्लूड हुआ था यूनेस्को की इंटेंजिबल्स कल्चर साइज में लिस्ट में, तो फिर वो आपका उसी का पार्ट हो गया सिलेबस का। करंट अफेयर्स को कोई अलग तरीके से देखने की शायद मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, वो उसी का पार्ट है। आप मैंने तो द हिंदू पढ़ा था, सिर्फ मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वही काफ़ी है मेरे हिसाब से। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी है। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मुझे जो लगता है कि जो पर्टिकुलर टाइम द हिंदू जिस तरीके से पब्लिश कर रहा है जो डेटा, शायद वो मुझे कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, पर मुझे लगता है कि मैं द हिंदू से मेरा काम चल रहा था, तो मैं और प्लस मैंने एनालाइज कर लिया था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि एग्ज़ाम से पहले ना मेरे को पता हो क्वेश्चन क्या आने वाले हैं एग्ज़ाम में। इट्स लाइक सीडीएस में, सीएपीएफ में और इवन सिविल सर्विस में तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मैं आज तक, लेकिन हाँ मतलब बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स दिए मैंने, एटलीस्ट मैं उनमें प्रेडिक्ट तो कर सकता था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो 2 अटेम्प्ट तक जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब ये चीज़ वर्क कर रही है। आप बस कुछ नहीं, जैसे मैंने पता किया था कि यूपीएससी 1 महीने पहले शायद क्वेश्चन पेपर सेट करती है। तो अगर एग्ज़ाम आपका अगस्त में है, तो आप जुलाई का महीना छोड़ के मई, जून और मार्च इन 3 महीने के करके चले आओ, आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें से पेपर ज़रूर आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर जीके वाला पोर्शन तो क्लियर कर दिया, लेकिन आपने बताया कि आप तो पीसीएम बैकग्राउंड के थे, तो आपको मैथ्स और साइंस के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो जाना तो चाहते हैं सर्विसेज में, लेकिन यही पोर्शन उनका सबसे ज़्यादा वीक होता है। करंट अफेयर्स और जीके तो वो फिर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, किन रिसोर्सेज को रेफर करना है? मैम साइंस के लिए तो मैं कहूँगा कि हमारे स्कूल में ना मैं द वेन्यू पब्लिक स्कूल से था मेरठ के, तो वहाँ पर एक रिफ्रेशर लगती थी। उस रिफ्रेशर में इट वाज लखमीर सिंह, लखमीर कौर है, लखमीर सिंह उनकी बुक थी। तो उनकी 3 बुक थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो एनसीईआरटी मैंने रेफ़र नहीं की, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही क्रिस्प है और शायद समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना थोड़ा-सा एक आपको एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है वो बुक ज़्यादा अच्छी है, उसको मैंने रेफ़र किया था। और उसके अलावा एक चैनल है सीडीएस जर्नी, तो सीडीएस जर्नी पे अनुराग सर हैं वहाँ पे, उन्होंने पूरा एक वन शॉट वीडियो बना रखा है पूरा 4 घंटे का, तो आप उसको एक बार रेफ़र कर लें, तो मुझे लगता है कि आपका साइंस वाला पोर्शन उन्होंने तीनों पे बनाया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पे, वो तीनों कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव मैथ्स वाला सेक्शन है, उसके लिए मैंने तो 2 बुक रेफ़र कर ली थी, क्योंकि मुझे सीडीएस निकालना था उस टाइम पर। तो पहला बुक था ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। उसमें अगर आप सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स करके चले जाओ, तो एक्सरसाइज़ अगर ना भी करो, आप सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स कर लो, तो मुझे लगता है कि पेपर उसी में से आ जाएगा पूरा। ओके। और उसके अलावा बट मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक ना सैटिस्फैक्शन ये होता है कि भई आपने पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, आपको सब कुछ आता है। तो उसके लिए एक किरण एसएससी के किरण पब्लिकेशन है, उनकी बुक रेफ़र की थी मैंने। तो उसके बाद बट मैम अगेन वही था कि पीसीएम बैकग्राउंड से था, मैथ्स 12th तक था ही, तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि अभी भी इवन मेरे क्लासमेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, पीसीएम में होने के बावजूद भी उनको थोड़ा हार्ड लगता है चीज़ें। पर अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ना यकीन रखें खुद पर, और बस उस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो हो जाना चाहिए आराम से। प्रैक्टिस इज द की, राइट? राइट, राइट, राइट। ओके, सो हमने यहाँ पर प्री की बात तो कर ली, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है। अब ज़रा हम अपनी एस्से राइटिंग पर भी बात करते हैं, क्योंकि एस्से लिखना बहुत चुनौती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है और उसकी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि आपको 4 एस्से लिखना है, आर्गुमेंट भी आपको लिखना है पेपर में। तो दोनों अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो एक बार टिप्स दे दीजिए हमारे जो बिगिनर साथी हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई उनको लिखना है एस्से, उनके लिए टिप्स। सबसे पहला तो जो एसए का पेपर आता है, मेरा अप्रोच थोड़ा अलग रहता था पेपर को सॉल्व करने का, क्योंकि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मेरी एक रिपोर्ट उसमें छूट गई थी। और आपको जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना होता है पेपर। पर उसमें क्या हुआ कि मेरा पहली बार मैंने इतना लंबा ऑब्जेक्टिव पेपर लिखा, तो और मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि एसए से स्टार्ट करते हैं। और शायद एसए में ना आपको थॉट प्रोसेस बनाने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि और बिल्कुल लाइक पेपर ख़त्म हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग मैंने बस उसका इंट्रोडक्शन लिखा था, और सर कहते हैं वहाँ पे जो सर थे, बस बेटा हो गया पेपर अब तो लो। तो मैंने कहा अब तो गया एग्ज़ाम, मुझे तो लगता नहीं होगा। लेकिन ये था कि जब मैं घर गया क्योंकि पेपर 1 से तो मैं क्लियर था, कि मैंने कहा हाँ पेपर 1 अगर क्लियर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। तो मैम फिर यही करना, मैंने मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि आप ना पीछे वाले सेक्शन से स्टार्ट करो।
ओके। जो ग्रामर वाला सेक्शन है, वो विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हो आप। अनसीन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ख़त्म करना ज़्यादा आसान है। तो मुझे लगता है कि वो 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा, 25-30 में ख़त्म हो जाता है पूरा। ओवरऑल कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे 3 घंटे। और मीडियम इसका इंग्लिश ही रहता है? इंग्लिश रहता है। आप हिंदी में लिख सकते हो, पर मैंने तो इंग्लिश में लिखा है। ओके। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन तो आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा इंग्लिश का, बट जो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह वो हिंदी में हो सकता वो हिंदी में कर सकते हो आप। है। ओके। तो मैंने तो मेरा इंग्लिश मीडियम ही था स्टार्टिंग से, तो आई प्रेफर इंग्लिश। तो सबसे पहले तो वाला ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करा मैंने, और क्योंकि दोनों में टाइम डिफरेंस देखा है मैंने। मेरा 2023 वाले में तो एक रिपोर्ट राइटिंग छूट गया, पर 2024 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो आई वाज लाइक कि पेपर ख़त्म हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि करना क्या है। मैं सर से पूछा, मैंने कहा सर टाइम कितना रह रहा है? उन्होंने कहा 25 मिनट्स। मैंने कहा 25 मिनट पहले पेपर ख़त्म हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं ठीक लिखा ही नहीं लिखा, क्योंकि इसी वजह से 2024 में मुझे मार्क्स तो अच्छे थे। आई स्कोर्ड अराउंड 172 मार्क्स इन पेपर 1 अगली बार में, और इसीलिए पर ये तो था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि पेपर 2 में शायद अच्छे मार्क्स आएंगे। पर मैंने सोचा, क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही जल्दी पहले कंप्लीट हो गया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, पर शायद क्योंकि मैं मेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो इसलिए मुझे लगता है शायद वो टाइम पता लग गया। मैम, टॉकिंग अबाउट एस्से, पहले अटेम्प्ट में सच में कुछ ज़्यादा पता नहीं था एस्से के बारे में। सिर्फ टॉपर टॉक्स देख ली थी विजन आईएएस पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे। बट उसके बाद मैंने एक बुक रेफ़र की थी, जो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। इट्स फंडामेंटल ऑफ एस्से राइटिंग। इट्स बाय ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर अनुदीप दुरीशेट्टी सर। ओके। उनका AIR 1 2017 में आया था, उनकी एक बुक है, फैबुलस बुक। लाइक उसको पढ़ लो अगर, तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि एक फ़िल्म की तरह। अगर आप मुझे उनकी स्टोरी सच मतलब, पहले उन्होंने बताया कि एनेक्डोट लिखो, आप एक स्टोरी मेकिंग करो स्टार्टिंग में, सारी चीज़ें और कोट के साथ स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने ये सारी चीज़ें जब देखी उस पर्टिकुलर बुक, मुझे लगता है उस बुक को अगर रीड कर लो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगेन इट्स लाइक अ मूवी। अगर जैसे एक मूवी में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, फिर एक फाइनल अच्छी एंड। आजकल थोड़ी कुछ मूवीज़ में लास्ट में सस्पेंस बना के क्रिएट करके छोड़ देते हैं, नॉट लाइक दैट, बट एक ऐसी मूवी जिसमें लास्ट में फाइनल एक अच्छा कंक्लूजन निकल के आया हो। ओके, यानी आपको पूरी अपनी स्टोरी को कंक्लूड ज़रूर करना है। ज़रूर करना है, और इंक्लूड, और आपको अगर कोई भी टॉपिक पूछा है आपसे, उसके सारे पहलू आपको पर्टिकुलर उसमें लिखना है, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, या फिर अगर जियो पॉलिटिकल कोई इशू पूछ लिया एग्ज़ाम में, आपको सब कंप्लीट करना है उसके अंदर। तो लाइक वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था इस बार रिगार्डिंग कि अगर इफ़ यू नीड टू बी लाइक, एक टेस्ट में था, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि मतलब क्वेश्चन यही था कि एक मिलिट्री पावर बनने के लिए पहले आपको इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। ये क्रक्स था ये, पर मैंने इसको कोट की तरह यूज़ किया था, क्योंकि एक IRS ऑफिसर थे, उनको मैंने एक बार उनकी स्पीच में सुना था कि इफ़ यू वांट टू बी अ मिलिट्री पावर, देन फर्स्ट यू नीड टू बी अ इकोनॉमिक पावर, तभी आप मिलिट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं कल एक मूवी देख रहा था, स्काई फोर्स, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मिस्टेयर एयरक्राफ्ट थे हमारे पास, एंड दे वर वेरी, मतलब उस टाइम के हिसाब से दे वर नॉट, क्योंकि US के F-16 के रैप्टर एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले तो वो बिल्कुल, क्योंकि मैं एयरफोर्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो दैट्स वाई आई वाज वाचिंग। तो वही चीज़ है कि वो पर्टिकुलर मूवी देख, अगर मूवीज़ भी अगर आप देखो उसका मेंशन करो वहाँ पर, क्योंकि एक ना पूरा एनेक्डोट से स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे को, बिकॉज वो एक क्योंकि अगर जो कोई इन्विजिलेटर कॉपी चेक कर रहा है, सबसे पहले उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कॉपी चेक करने में एज सच, उसके पास बंडल्स हैं कॉपी के, और अगर आपकी कॉपी में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो वो आपको मिनिमल से मार्क्स देके आपको, फिर आपका कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो मेरे हिसाब से आपको करना ही चाहिए, आप पहले उसका अटेंशन सीख करो इन्विजिलेटर का। तो अगेन मैंने सोचा कि हाँ से बात तो सही है, और दूसरी हैंड राइटिंग अच्छी करो थोड़ी, क्योंकि बहुत ही अगर गंदे तरीके से लिखोगे तो फिर उनका भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो सबसे पहले मैंने यही किया, मेरी भी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब थी, तो उसको थोड़ा सुधारा, और फिर एनेक्डोट से लिखना स्टार्ट किया, या फिर किसी कोट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैरा से दूसरे पैरा पे शिफ्ट हो रहे हैं तो एकदम ब्रेक हो गया, मतलब बात ऐसा ना कंटिन्यूटी में चलती रहनी चाहिए। आपने एनेक्डोट से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया, कोट दिया, फिर उसके बाद उसी से रेलेवेंट कोई नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करो, और धीरे धीरे करके जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एस्से के, आप उसको सबको मेंशन करो। इट वाज अबाउट, हमारे में था कि ट्राइबल वॉर इश्यूज़ के बारे में, या फिर जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखो, लाइक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस,
ऑल मतलब जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके दिमाग में उस समय पे जितने भी आ रहे हैं, आप सबको रिकलेक्ट करो। उसके बाद मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में थोड़ा स्पेस रहता है, आप थोड़े बहुत एस्पेक्ट उस पर लिख लो कि हाँ ये एस्पेक्ट मैंने सोच लिए, पर शायद इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ लिख सकते हो। इस वाले अटेम्प्ट को देख कर तो मैंने देखा था कि हाँ लिख सकते हो, और लेकिन उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैंने नहीं की थी, पर कर लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से पहले से कर लेनी चाहिए उसके लिए। यानी आपके ऐसे का हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टिंग होना चाहिए। हाँ, और सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए उस पर्टिकुलर एसे के। ओके, सो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो एसे राइटिंग है उसकी तैयारी हमें प्री के साथ ही करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए कुछ समय के बाद। कैसे इसको बैलेंस करना होता है, साथ साथ में चलती है क्या? एक चीज़ है कि यहाँ पे ना मतलब मुझे लगता है कि शायद साथ में ही कर लेनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप अचानक से एकदम एंड में जाके ये सोचो कि 1 महीने पहले करोगे, तो वो चीज़ नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आएगी वो। और फिर और क्या है कि मेरा बैकग्राउंड सच में इस चीज़ में अलग रहा है, क्योंकि हमारे ना एसएसबी में जब मैं जाता था एयरफोर्स की या आर्मी की एसएसबी में, तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। वहाँ पे आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। लाइक आपकी फ्रंट स्क्रीन होगी, सामने आप बैठे हो, फ्रंट स्क्रीन है पूरी, लाइक अ मूवी हॉल, और आपको एक एक पिक्चर दिखाई जाएगी। उस पिक्चर से रिलेवेंट आपको एक स्टोरी लिखनी है। आपको 15 सेकंड के लिए स्टोरी दिखाई जाए, 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, और अगले 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी है। तो ऐसे करते करते आपको 12 स्टोरीज लगातार लिखनी है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए वो मेरी ना राइटिंग प्रैक्टिस आ चुकी थी पहले से ही, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 12 स्टोरी लिखना, फिर उसके बाद आपको 15 सेकंड के लिए आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा, फॉर एग्जांपल टेबल या चेयर या एनीथिंग, फादर मदर मदर, या फिर कुछ भी, मतलब जितने भी ब्रदर्स रिलेटेड आपके, फॉर एग्जांपल जनरल वर्ड जनरल, किसी को जनरल लिख दिया, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ना बहुत, मतलब आपकी क्रिस्प वे में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मेरे को एसएसबी से मिली है। तो आई रियली थैंक्स टू दैट इंटरव्यू प्रोसेस। एंड आई थिंक कि अगर आप वो सारा चीज़ कर ले रहे हो, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें इसीलिए इनवाइट थी पहले से, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ चुका था मैं। तो शायद मुझे लगता था कि इतना मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं उसके लिए। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मुझे पता था मेरी राइटिंग स्पीड ठीक है, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कंटेंट। लोगों को राइटिंग स्पीड नहीं होता वहाँ पे, वो पेपर पूरा क्लियर नहीं कर पाते। पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है मार्क्स भी आपको कम ही मिलेंगे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या मॉक टेस्ट लगाना होगा अ, ऐसे के लिए? लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से करना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले थॉट्स कलेक्ट कर लो, उस चीज़ के बारे में आपको पता हो। जब आपको पता होगा तो आप बहुत जल्दी लिखोगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप वहाँ पे क्योंकि कुछ टॉपिक आया था कि रिगार्डिंग शुड बी लाइक क्या वुमेन्स का जो, क्योंकि जो लेबर फोर्स है, जैसे डोमेस्टिक वर्क है जो, उसको मतलब जीडीपी में जैसे काउंट नहीं किया जाता, ये टेस्ट में आया था, और सिमिलर ऐसे एग्ज़ाम में भी आ गया था। तो क्योंकि हमारे पास कोई, मतलब हम कोई रिसोर्सेज नहीं है या कोई मेथड्स ही नहीं है। अगर हमारी मम्मी या फिर हमारी जितने भी मदर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका डोमेस्टिक वर्क का कोई वैल्यू नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग देम सैलरीज फॉर दैट वर्क, उन्हें लगता है कि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करेंगे। बट अगेन, अगर मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें कहा था कि इंडिया की जीडीपी 2.7% से इंक्रीज़ हो जाती है अगर डोमेस्टिक वर्क फोर्स को, अगर क्या कहते हैं उसको, वैल्यू दी जाए, अगर उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाए। बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी मेथड। तो इस तरीके से आप, मेरे लगता है कि आप पहले थॉट्स कलेक्ट कर लो उस चीज़ के रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट हैं। जैसे कि अगर इसी टॉपिक की बात करें, तो ना ही कोई मेथड है, और फॉर्मलाइजेशन नहीं है इंडिया में इस चीज़ के लिए, और जितने भी इश्यूज़ हैं आप सबको कलेक्ट करो, और उसको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे मेंशन करो, तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से ऐसे करना। सो अभी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, ऐसे राइटिंग की भी बात कर ली, लेकिन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इन दोनों पड़ाव को तो पार कर देते हैं लेकिन फंस जाते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू का सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे, आपका किस तरह का रोल रहा है इंटरव्यू में? बस यहाँ पे जो मुझे लगता है, इंटरव्यू से पहले एक छोटा सा राउंड होता है, दैट इज़ फिजिकल और आपका मेडिकल राउंड। अब वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में बता देता हूँ बस, कि इट्स लाइक एक फिजिकल टेस्ट होगा आपका। वहाँ पे आपका 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, देन आपका एक लॉन्ग जंप एंड शॉट पुट। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, आप एक मेडिकल राउंड से जाओगे। उस मेडिकल राउंड को जो भी क्योंकि इट्स अ क्वालिफाइंग नेचर, आपको क्वालिफाई करना होगा, देन यू विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू। तो यूपीएससी इंटरव्यू वाज लाइक
मैम सच बताऊँ अगेन ये भी कुछ नया नहीं था। 10 अटेम्प्ट हो चुके थे उस टाइम तक और मुझे अच्छे से याद है 28 मई को मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था एंड 3 जून से मेरी एसएसबी स्टार्ट हुई एयरफोर्स की वाराणसी में और उसी पर्टिकुलर टाइम में मैं रिकमेंड भी हुआ था। तो अगेन इट्स क्योंकि अब मैंने इतने सारे अटेम्प्ट दे रखे हैं और या कि यहाँ पर जो भी सीएपीएफ में जो आ रहा है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एसएसबीज कैंडिडेट हैं, उन्होंने एसएसबी दे रखी हैं और उसके बाद वो वहाँ यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू देने। तो मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक फैमिलियर होते हैं इंटरव्यू राउंड से, क्योंकि अगेन यहाँ पर यूपीएससी में मैंने इतना ग्रिल होते हुए नहीं देखा। मैंने मतलब मुझे तो इतना ग्रिल नहीं किया गया था, वरना एसएसबी में तो मैं था वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही राउंड में, वो लाइक ओके आदर्श इजंट इट, लाइक वो आप झूठ बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप। तो ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे बहुत आपको ग्रिल किया जाता है, बिकॉज अगेन इट्स अ आर्म फोर्सेस इंटरव्यू और आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत हद तक इस चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर्ड था। पर एज सच यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यूपीएससी में, बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे। इट वाज मोर और लेस मुझे लगता है कि शायद नॉलेज के साइड पर ज़्यादा था। तो मैं एंटर करता हूँ और मेरा पैनल था दिनेश दासा सर का। तो आई वाज लाइक ही फर्स्ट सेड कि आदर्श आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैंने कहा क्यों? कह रहे डू आई नो यू? मैंने कहा नो सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मेरे से, क्योंकि बहुत ही अलग था पहले में। तो फिर उन्होंने कहा कि आदर्श आई एम ग्लैड बिकॉज कि आई एम इंटरव्यूइंग द यंगेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि मैं उस समय 22 का था। तो ना राइट नाउ 23। तो उस समय वहाँ पर शायद उस दिन 22 की एज का कोई भी नहीं था, बल्कि एक दो दोस्त हैं मेरे जो सीआईएसएफ में हो गए 22 एज के, बट उस दिन शायद कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो यंगेस्ट कैंडिडेट को अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मेरे को लग रहा था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा समझने लगे मेरे को मतलब क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कहा आते। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ क्योंकि मॉक इंटरव्यू मैंने तो देखा था कि मैं दृष्टि आईएएस में मॉक इंटरव्यू दे के आया था, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस था। इवन एसएसबी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बीच में और कैंडिडेट के बीच में, बट वहाँ पे तो मैं बिल्कुल पास में बैठा था उनके। पैक था पूरा। मेरा दोस्त एक दिन पहले रैंक 7 वो गया हुआ था, तो उसने कहा आदर्श मतलब वो जो सर हैं वहाँ मेरे बराबर में, वो इतना पास में बैठे हैं कि आप उनके साथ हाई फाई भी कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या करके आ रहे हो तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने कहा ठीक है देखते हैं जो भी होगा। मैं गया अंदर, पहला क्वेश्चन गई अगेन कि वाया, पहला क्वेश्चन यही था कि आदर्श आज के टाइम पे जो यूथ है दे आर नॉट प्रेफरिंग मैरिज एट अर्ली एज, वाई? तो आई आंसर्ड सर बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या फिर करियर इनसिक्योरिटीज़, और अगेन इट्स अबाउट द पर्सनल चॉइस। कह रहे नहीं नहीं व्हाट डू यू थिंक? तो मैंने कहा आई थिंक कि पहले तो करियर बना लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ लो, उसके बाद इफ़ यू हैव लाइक आपको, क्योंकि मैरिज इज़ अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो अगर आप, क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़, तो मुझे लगता है कि शायद आप वहाँ पर तभी कर सकते हैं। कह रहे ओके देन। फिर अगेन मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा वीक था मेरा, क्योंकि बीए के टाइम पे तो इंग्लिश लिटरेचर पे इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं नहीं हिस्ट्री जोग्राफी में दुनिया है, इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ है। वो तो बाद में इंटरेस्ट जनरेट हुआ जब मैं वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि आदर्श अबाउट शेक्सपियर्स के लिटरेचर के बारे में, तो कुछ तो बुक्स बता पाया मैं, पर ज़्यादा मुझे उस बारे में पता नहीं था। तो आई जनरली सेड कि सॉरी सर आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो उसके बाद दे आस्क मी अबाउट कैंसर ट्रेन, एक सर थे वहाँ पे कैंसर ट्रेन, और कुछ एक और सर थे, उन्होंने पूछा कि आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड प्रोहिबिशन इज़ यूज्ड वेयर? तो मैंने बताया कि डीपीएसपी में यूज़ हुआ है और फंडामेंटल राइट्स में भी यूज़ हुआ है, और सर अगेन ये एक आर्टिकल 32 में एक रिट भी है प्रोहिबिशन। कह रहे ओके ओके। फिर कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। उस समय पे ईरान न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ने चाबार पोर्ट को 10 साल के एग्रीमेंट पे इंडिया को दिया था, तो उसकी इम्पोर्टेंस पूछी। और मतलब मोर और लेस मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू है वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर चलता है, और ज़्यादातर अगर करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है। पर मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से उनके डैफ के बारे में, क्योंकि आप इंटरव्यू से पहले एक डैफ भरते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, उसमें आपकी हॉबीज़,
आपने अभी तक क्या किया है 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, उसके अलावा आपने इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ। मुझे तो पता था क्योंकि मैं तो एसएसबी दे रहा था, मुझे आइडिया थे। लाइक क्वेश्चन जैसे कि मेरा पीसीएम था, फिर मैंने बीए की, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सब पूछते थे कि पीसीएम क्यों के बाद स्विच? बीए क्यों, हाँ, हाँ। आर्ट्स में क्यों स्विच किया। तो सच में बताऊँ तो पहले तो मैं बहुत मोल्ड करके आंसर देता था इंटरव्यू में, पर फिर मैंने सच बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा मुझसे ना बस झूठ नहीं बोला जाएगा इंटरव्यू में। और मैं रिकमेंड भी नहीं हो रहा था इसी वजह से एसएसबी में शायद, क्योंकि अगली बार जब मुझसे पूछा गया आदर्श आपने बीटेक क्यों नहीं की, फिर मैंने कहा सर मेरा मन नहीं था बीटेक करने का। तो दे सेड ऑल राइट। तो फिर वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं, अगर आपको आपकी बातों में उन्हें सच दिखा तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप झूठ बोलोगे या मोल्ड करके आंसर दोगे तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है। तो मुझे लगता है कि आप अपने सारे इफ़ वाई सब जान के जाओ यहाँ से। आपने बीए की क्यों की, या फिर बीएससी भी अगर बीटेक भी की थी तो क्यों की, और उसके आगे आप क्या कर रहे हो आप, या फिर आप अपनी फैमिली के बारे में क्या जानते हो। इवन लाइक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा गया कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो कैंडिडेट्स बहुत ही ऊटपटांग जवाब देते हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि उनके पेरेंट्स की वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आस्क की अबाउट वीकनेस ऑफ माई फादर, तो यूजुअली दे अवॉइड मेडिसिन। उन्हें लगता है कि मेडिसिन इज़ लाइक नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट आज क्योंकि एक सर्टेन एज होने के बाद मेडिसिन ज़रूरी होती हैं, तो दैट्स हाउ। तो वहाँ पे अगर आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के अपने फ्रेंड्स के बारे में, कुछ लोग कहते हैं नो सर कि फ्रेंड्स इज़ लाइक, मैं तो दोस्ती ऐसे करता हूँ जहाँ पे कोई इफ़ नहीं होता, कोई इफ़ बट नहीं है, बस हम तो दोस्ती करते हैं। पर अगेन हर किसी में फॉल्ट होता है, तो अपने फ्रेंड्स की वीकनेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत मतलब रैंडम क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज आई वॉज अपेयरिंग फॉर एसएसबी। वहाँ पे मुझे लगता है कि नॉलेज पार्ट कम, वहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्या किया, क्यों किया, और आगे क्या प्लान है। मेरा एक के साथ, और कई बार आपको आंसर्स बहुत मतलब स्मार्टली आंसर करना पड़ता है। मेरा एक किस्सा था कॉन्फ्रेंस में। आई वॉज वेटिंग फॉर 15 मिनट्स आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल। लास्ट डे था, कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे। तो 15 मिनट, मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले में ऐसा होता था, मैं गया, 1 सेकंड बैठा बस, उन्होंने कहा ओके थैंक यू आदर्श। मतलब वो पूछते थे कि आदर्श हाउ वाज योर फूड, हाउ वाज योर स्टे, कोई सजेशन हमारे लिए। मैंने कहा नहीं ठीक है जाओ। तो 3-5 सेकंड भी नहीं बैठने थे, तो वहाँ से बाहर। बट वाराणसी की उस वाले अटेम्प्ट में हुआ ये कि एफ का अटेम्प्ट था, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्योंकि यही चीज़ मुझे लगता है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे यूपीएससी में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही स्मार्टली आंसर करना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने पूछा आदर्श मैं 15 मिनट वेट करने के बाद कह रहे कि हाउ मच टाइम यू वेट आउटसाइड। मैंने सर 15 to 18 मिनट्स। कह रहे इतना ज़्यादा। मैंने कहा यस सर। कह रहे ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आदर्श यू हैव टोल्ड मी यू हैव केयर इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो वाई डू यू रीड हिस्ट्री। तो पता नहीं क्यों मैंने इस समय ये बोला कि सर जो मतलब इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास दोहरा देते हैं फिर आगे चल के। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ओके। फिर आदर्श यू हैव ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू तक मैं अपीयर हो चुका था तब तक CAPF के। तो उन्होंने कहा कि आदर्श यू हैव अपीयर्ड फॉर CAPF एंड नाउ यू आर अपीयरिंग फॉर AFCAT एज वेल। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए कोई करियर, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कि उस दिन मेरे को सिलेक्ट होना था। तो मैंने ऐसा जवाब दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आदर्श आपके लिए क्या अच्छा है, मतलब व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। तो आई सेड कि सर मतलब जो खुद आसमान की रक्षा करते हैं, अब उनसे ऊपर कौन हो सकता है। तो उन्होंने एयरफोर्स के बीच में और दूसरे करियर ऑप्शंस के बीच में कहा कि अब भाई आपके दूसरे करियर ऑप्शंस हैं, प्लान बी भी हैं आपके, और आपका एयरफोर्स भी है, तो आपके लिए बेहतर क्या है, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। तो आई सेड कि सर मतलब जो खुद आसमान की रक्षा करते हैं, अब उनसे ऊपर कौन हो सकता है। तो वो मैम सामने बैठे, वो स्माइल कर रही हैं, पूरा पैनल स्माइल कर रहा है। मैंने सोचा आज तो गए, आज तो कुछ उल्टा ही जो बोल के आए हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और किए, बट उसके बाद जब उन्होंने नाम लिया, मेरा चेस्ट नंबर कॉल आउट किया, इट वाज 46, और मेरे रैंक भी 44। मुझे लगता है बहुत आसपास ही घूमता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद पर हाँ ये था कि आपको क्वेश्चंस को कितने स्मार्टली आप टैकल कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपने वहाँ पे उस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिया कि लाइक समझ में ही नहीं आया, या फिर कुछ अलग तरीके से आपने बताया, शायद आपके चांसेस बहुत कम होंगे।
इसीलिए मुझे लगता है कि आप सबसे पहले इंटरव्यू राउंड के लिए आप पहले अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को समझो, आप क्या हो, आप अपने बारे में जानो। शायद इंसान को फिर चाहे सिलेक्शन हो भी ना आखिरी में, पर एटलीस्ट ये तो रहता है कि हमें अपने बारे में पता है। और बहुत ज़्यादा लाइफ में इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने अपने बारे में तो जाना। एटलीस्ट अगर आपको कोई आगे चल के कहेगा भी कि आप नहीं नहीं भाई आपसे कैसे हो रहा है, तो यू विल नो कि आपसे हो सकता है, कोई कुछ भी कह रहा हो फिर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो होते हैं मैम कि अगर आप कुछ बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो, इट वाज 2019 और अभी 2025 चल रहा है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो करने लगेंगे ना आपको कि भाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या करोगे आगे चल के। तो एटलीस्ट आपके पास तो खुद से तो ये जवाब रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन कर सकता हूँ। तो दैट्स ऑल। बट मैं इंटरव्यू के लिए यही कहूँगा, सबसे पहले अपने बारे में जानो, जितना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जो भी हैपनिंग्स चल रही हैं अभी। उस समय ईरान का चल रहा था और रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, वो तो थोड़ा बहुत ही सारी चीज़ें आप जितना भी चल रहा है, और मॉक इंटरव्यूज़ दे लो एक बार, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ कि वो पर्टिकुलर इंटरव्यू कैसा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर द तो इंटरव्यू। इसमें आपने डेफ का जिक्र किया, डेफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भरते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम देने वाले होते हैं वो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो डेफ को फिल करते वक्त कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि डूज और डोंट्स एक बार यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मैम डैफ के टाइम पे सबसे पहले अगर इवन अपना नाम भी, अगर आप नाम लिख रहे हो तो एक इवन पेरेंट्स के नाम में भी अगर कोई कहीं गलती से स्पेस है अगर किसी के नाम पे, तो आप उस चीज़ को एकदम पक्का एकदम क्लैरिटी के साथ तभी भरो वहाँ पे। अपनी मार्कशीट चाहे सामने रख लो, क्योंकि कई बार अगर स्पेलिंग का भी मिसमैच हो रहा है तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल में चला जा सकता है। आपकी कुछ मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबको अपने सामने रखो, उसके बाद वन बाय वन आप सभी स्टेप बाय स्टेप भरो उसको। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे को लगता है कि अपने बारे में जानना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हॉबीज़ आप तभी लिख पाओगे वहाँ पे। और अगर आपने ऐसी कोई हॉबी लिख दी जो आपने करते ही नहीं हो, आपने लिख दिया बुक रीडिंग, नाउ इफ़ दे आस्क समथिंग, और आपने किसी बुक का नाम लिया और गलती से उनको पता हो कि उन्होंने भी वो बुक पढ़ रखी है, तो फिर तो आप गए अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने पढ़ी थी वंस अपॉन एन आईएएस एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे एक सर थे, उन्होंने पढ़ रखी थी वो किताब, तो कह रहे थे हु इज़ द ऑथर, या फिर व्हाट इज़ द क्रक्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। उसकी उसमें क्या, जो मेन कैरेक्टर था उसकी एक फ्रेंड थी तो उसका नाम क्या था। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए आप पहले उस चीज़, अगर नहीं भी है आपने लिख दिया, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत आप इंकलकेट करो ना अपने अंदर, आप अपनी डेली लाइफ में लाओ, अपने बारे में अच्छे से जानो, अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। और आपने जितना भी कुछ किया, आप जितने भी एग्ज़ाम्स दिए आज तक, उसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्यों रहा, व्हाई डिड आई फेल इन दैट एग्जामिनेशन, आपको सब वहाँ पे क्लैरिटी से करके जाओ। डैफ में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्योंकि इंटरव्यू ऑफिसर आपके बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ एक आपका डैफ देखेगा एंड ही विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट योर, कि ये इंसान ये किया है इसने अभी तक और ये ऐसा ऐसा है अभी, तो उनको एक रफ आइडिया मिलेगा। पर वो जब आपसे बात करेंगे तो वो मतलब मैच करेंगे, इज़ इट लाइक करेक्ट जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है, और उसी हिसाब से शायद मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए वो सारी चीज़ें। यानी रियलिटी शुड बी देयर इन डेफ, है ना? हाँ। ओके, सो ये हमने डेफ की बात कर ली, एग्जाम का पूरा पैटर्न यहाँ पर फिनिश हो गया। अब ज़रा हम ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनिंग कैसी होती है सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके रोल्स किस तरह के होते हैं? सबसे पहले मुझे बीएसएफ अलॉट हुआ है, तो आई विल बी गोइंग टू द बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर। ओके। और अलग अलग एकेडमीज़ हैं, सीआईएसएफ नीसा में जाते हैं हैदराबाद में, और एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है वो भोपाल जाती है, सीआरपीएफ एकेडमी आपकी गुड़गांव में है, तो और आईटीबीपी आपका मसूरी में। तो ये पांचों एकेडमीज़ का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है। तो आपका एक ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग चलेगा, जिससे 52 वीक्स का ट्रेनिंग चलेगा आपका। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद यू विल बी कमीशन्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन द फोर्स। उसके अलावा आप एक असिस्टेंट कमांडेंट का जो रोल होता है दैट इज़ लीडिंग योर मेन टू द फ्रंट, और अपने बटालियन को, अपनी यूनिट को गाइड करना। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो सारा काम इन्हीं का होगा। उसके अलावा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक जो एक पर्टिकुलर सोल्जर है उसके सैलरी से लेकर उसका पे कमीशन, सारी चीज़ें देखना। इवन एक मुझे ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर एक लीडर की तरह ही है। इट्स नॉट इसको एक पोस्ट की तरह ना लेकर, अगर एक इसको लीडर की तरह देखा जाए, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ़ योर मैन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक सोल्जर जो है या फिर एक ऑफिसर है,
एक अगेन वो यूनिट का ही पार्ट है, दे आर लाइक अ फैमिली। तो मुझे लगता है कि एक जवान के बारे में एटलीस्ट एक ऑफिसर को जितना कुछ वो कर सकता है उतना करना, क्योंकि मैंने देखा है कि फ़ौज में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कोऑपरेशन। आप इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ टीम वर्क। और जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगी या फिर आप अपनी प्लाटून के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर रहे हैं अगेन, उसके बाद बीएसएफ में बस ये कहूँगा कि कुछ पेट्रोलिंग के वर्क्स हैं उनके, क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये, तो आपको कुछ सिक्योरिटी जितने भी सिक्योरिटी सैंक्शंस हैं सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा आप जो जितने भी क्लियरेंसेस हैं, अगर किसी को हॉलीडे क्लियरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ही देखने वाले हो। तो ये सारी रिस्पॉन्स, इसलिए बीइंग रिस्पॉन्सिबल आपको इंटरव्यू स्टेज से क्या अपनी लाइफ में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ लानी पड़ेंगी, तभी आप वहाँ जाके ये चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे ज़्यादा अच्छे से। तो क्या ट्रेनिंग हर फोर्स के लिए अलग-अलग होती है या फिर सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है? मोर और लेस सेम है, पर मुझे लगता है कि जैसे ट्रेनिंग का जो, अब मैम टफनेस को तो कंपेयर नहीं कर सकते किसी की ट्रेनिंग की, क्योंकि सबको लगता है कि भाई हमारी एकेडमी ज़्यादा है। और कुछ, अब मैं मिलिट्री एकेडमीज जो आईएमए में मेरे दोस्तों से कहता हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं यार शायद हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड है, एयरफोर्स वाले कहते हैं हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड है। अब सबका डिफरेंट आस्पेक्ट है। सीआईएसएफ ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया है इन सबको गार्ड करने, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोसीजर अलग होगा। बीएसएफ इज़ कंपैरेटिवली टफ बिकॉज दे हैव टू गार्ड द बॉर्डर्स अराउंड दी आपका इंडिया पाकिस्तान एंड दी इंडिया बांग्लादेश। तो उस अलग अलग टेरेन के हिसाब से फिर कैंडिडेट को, जो आया है ऑफिसर आया है, ट्रेनी आया है, उसको ट्रेन करना होता है। और फिर वो उसी माहौल में भी ढलने का कोशिश करती है, क्योंकि सभी एकेडमीज़ की लोकेशन भी उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने देखा कि बीएसएफ ही ग्वालियर में है, तो वहाँ पे आपको मॉडरेट से लेके एक्सट्रीम टेम्परेचर का भी फेस करना पड़ सकता है। आईटीबीपी मोरलेस माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर तो उनका यही रहता है कि वो वहाँ पर टफ टेरेन में, क्लाइंबिंग वाले एरियाज़ में। तो दिस इज़ हाउ आई कैन कंपेयर ऑल द ट्रेनिंग्स एकेडमी। ओके, सो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर हर एक पॉइंट पर बात कर ली है, बट जाने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर कोई बिगिनर है और वो सोच रहा है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो कुछ एक छोटा सा क्रक्स उनके लिए आप बता दीजिए। बिलीव योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू एज मच हार्ड वर्क यू कैन। और अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, ताकि उनकी एक पीस ऑफ एडवाइस आपके पूरे इंटरव्यू छोड़ो, आपकी पूरी तैयारी को भी पूरी हेल्प कर सकती है। तो बी अ वेरी गुड मैन। आई थिंक एक अच्छा लीडर एक शुड बी अ गुड मैन, और फिर तो सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच आदर्श। मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ों पर बहुत सहजता से यहाँ पर बात की और तैयारी का हर एक पॉइंट बताया। अगर हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और असिस्टेंट कमांडेंट उनका लक्ष्य है, तो मुझे लगता है आदर्श के टिप्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी।